द्वाराहाट के प्राचीन मंदिरों में से एक ये मंदिर, जिसे कत्यूरी राजाओं के द्वारा निर्मित करवाया गया था और वर्तमान समय में इसे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। ये एक प्राचीन मंदिर जिसे कत्यूरी राजाओं के द्वारा यहां बनवाया गया था। द्वाराहाट यूँ तो कत्यूरी राजाओं के द्वारा बसाया गया एक छोटा सा कस्बा और कुछ मंदिरों का समूह है, लेकिन इस छोटे से कस्बे की यात्रा इतनी बड़ी हो जाएगी और इसका अनुभव इतना अनूठा होगा, ये मैंने सोचा नहीं था। ये वीडियो एक बहुत ही विशिष्ट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आप वो देखने वाले हैं जो बहुत ही विशेष है, खास है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। द्वाराहाट कत्यूरी राजाओं के द्वारा बसाया गया एक छोटा सा कस्बा, जहां पर कुछ मंदिर बनाए गए और कालांतर में धीरे धीरे यहां पर एक हाट विकसित हुई और इसी हाट की वजह से, इस मुख्य बाजार की वजह से इसको द्वाराहाट कहा गया। और ये ठीक सामने जो इलाका आप देख रहे हैं, ये उस प्राचीन हाट का इलाका है। ये वो स्थान हुआ करता था जहां पर प्राचीन समय में दूर दराज के गांवों से लोग आकर के इसी हाट से अपनी आवश्यकताओं के सामान को खरीदा करते थे और अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। यहां पर कुछ पौराणिक मंदिर भी स्थापित किए गए, जो आज इस द्वाराहाट में आपको जगह जगह दिखाई पड़ते हैं। ये वो प्राचीन मंदिर हैं जो उस समय बनाए गए थे। एक और प्राचीन मंदिर जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, शिलाओं को काटकर किस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आप देख सकते हैं।
और कुछ छत्र यहाँ पर बना करके रखे गए थे लगाने के लिए, जो लगाए नहीं जा सके। ये कुछ उन छत्रों के कार्य जो अपूर्ण रह गए थे, यहाँ अब भी इसी तरह मौजूद हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। इन मंदिरों का निर्माण जिस तरीके से किया गया है, देखिए कटिंग तो इसकी बहुत ही शानदार है ही, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोहे का जॉइंट है। और लोहा तब भी जो 11वीं 12वीं सदी की बात हो रही है, उस समय भी ये लोहा मौजूद था। और एक पत्थर को दूसरे पत्थर से इस तरह से जोड़ा जाता था और ये जॉइंट्स इस तरह से बांधे जाते थे। देखिए यहाँ पर इसका स्पष्ट उदाहरण आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको ये लोहे का एक जॉइंट मिल रहा है और ऐसे ये आपको जगह जगह, क्योंकि ये निर्माणाधीन था इसलिए ये आज भी ऐसे ही मौजूद है। तो ये जॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं जो इन संरचनाओं को बांधे रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। यहाँ पर इन जॉइंट्स को लगाने की तैयारी की जा रही थी। ये देखिए, पर इनका निर्माण किसी कारणवश अधूरा रह गया। द्वाराहाट में ऐसे 7 मॉन्यूमेंट हैं जिन्हें पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने संरक्षित करने का काम किया है। तो ये 7 अलग अलग मॉन्यूमेंट हैं और 2 ही कैसे ऐसे मंदिर हैं जहां पर पूजा होती है। द्वाराहाट की ये यात्रा और भी अधिक रोचक होने वाली है, क्योंकि द्वाराहाट में है दूनागिरी, पांडवखोली और मासी जैसे स्थान जिसे अभी आपको घूमना बाकी है। द्वाराहाट से करीब 1 किलोमीटर आगे की तरफ इस स्थान को कहते हैं कालीखोली। और हमारे साथ हैं मेथोडिस्ट चर्च द्वाराहाट के पास्टर रेवरेंड सुनील के सिंह साहब, और इन्हीं से जानेंगे इस जगह के बारे में और यहाँ का चर्च के बारे में। ये है मेथोडिस्ट चर्च द्वाराहाट। तो आइए अब इस चर्च के बारे में जानते हैं यहाँ के पास्टर, यहाँ के फादर रेवरेंड सुनील के सिंह सर से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं रेवरेंड सुनील कुमार सिंह और दशरथ से मैं यहाँ सेवकाई दे रहा हूँ। ये चर्च बहुत पुराना चर्च है और लगभग 1835 के आसपास इस चर्च का जो जाना गया है, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो 1835 से पहले का ये चर्च है और बहुत पुराना। और इसकी आप क्राफ्ट देख सकते हैं, इसकी बनावट देख सकते हैं, वो सब आपको बहुत पुरानी लगेगी। चर्च स्वयं में ही अपने इतिहास को आपको बता देगा। जी, 1835 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1835 की एक ग्रेव यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैं 1835 आपको बता रहा हूँ। जी, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मेथोडिस्ट चर्च को करीब 160-65 साल हो चुके हैं सर, है ना? लगभग इतना। जी। और इसका क्राफ्ट ही आप देख लीजिए, बनावट ही आप देख लीजिए, आपको स्वयं बता देगा कि ये कितना पुराना चर्च है। जी, थैंक यू पास्टर साहब।
तो आइए इस चर्च को अंदर से देखते हैं। इन फूलों को कहा जाता है क्रिसमस फ्लावर, और ये जाड़ों के दिनों में ही खिलते हैं। और यहाँ इस मिशन एरिया में ये क्रिसमस फ्लावर जगह जगह खिले हुए हैं। उत्तराखंड के सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थानों में से एक है द्वाराहाट इंटरमीडिएट कॉलेज द्वाराहाट। ये इंटरमीडिएट कॉलेज जो द्वाराहाट इंटरमीडिएट कॉलेज द्वाराहाट के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना का वर्ष है 1880। तो ये काफ़ी पुराना विद्यालय जो केवल द्वाराहाट ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। और आज आपको यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये विशाल बांज का वृक्ष इस कॉलेज की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। मासी की तरफ ट्रेवल करते समय स्टेट हाईवे नंबर 12 के दोनों तरफ सरसों से भरे हुए हरे भरे खेत बहुत ही दिलकश नजर आ रहे थे और हम मासी की तरफ बढ़े जा रहे थे। ये सड़क जाती है रामनगर और चकोटिया के पास ये बहुत ही शानदार पैदल पुल बनाया गया है जो झला गांव के लिए जाता है और बाइकें भी इसमें आ सकती हैं। और नदी को पार करने के लिए बहुत शानदार पुल का निर्माण किया गया है।
और सामने है झला गांव। और मासी से ये वाला रास्ता जो हमारे सामने की तरफ जा रहा है, ये रानीखेत जाता है और द्वाराहाट को भी जोड़ता है। और यहाँ से दाहिने मुड़ जाने पर ये मार्ग आगे भिकियासेन, रामनगर और देहरादून को जोड़ता है। ये एंट्रेंस है मंदिर की और सामने ये मंदिर भूमिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर अतिथि गृह भी बनाया हुआ है। और ठीक रामगंगा नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। हमारे सामने भुवन जी और बांसुरी बजाने के बहुत शौकीन हैं। और आप मासी में रहते हैं ना? केदार रहते हैं, मासी के नज़दीकी। जरा सुनाइए। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो इस बर्ड को, इस फीजेंट को देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने गूगल लेंस में इस बर्ड को देखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर इस तरह की कोई बर्ड या फीजेंट मुझे नहीं दिखाई दी। ये बहुत ही दुर्लभ पक्षी है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है और इसे कहते हैं चीड़। ये हर किसी को नहीं दिखाई देता। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम इसे देख पाए और आप तक इस दुर्लभ प्राणी की, इस फीजेंट की फोटो आप तक पहुंचा पा रहे हैं। जनवरी का महीना है तो मासी से लौटते समय हमें जल्द ही अंधेरा हो गया और ठंड भी बहुत थी, सो हमें चाय पीने का मन हुआ। और देखिए, हम पहुंचे इस स्थान पर जहां हमने चाय पी। महेंद्र नगर कपडोली में अकेले रहते हैं महेंद्र सिंह जी। और यहां इस लैंप की लाइट में हमने इन्हीं के हाथ से बनी चाय का मजा लिया। और महेंद्र सिंह जी यहाँ इस स्थान पर बिल्कुल अकेले रहते हैं और ये एक सुनसान जगह है और अकेले इन्हीं की चाय की दुकान यहाँ पर मौजूद है। तो द्वाराहाट में जो राजा ठहरे वो द्वारिका नाथ थे। द्वारिका नाथ जी। हाँ हाँ हाँ। द्वारिका उनका नाम हुआ। हाँ। नाथ उनकी बिरादरी हुई। अच्छा। वो वहां से मालूम। हमारी यात्रा बढ़ चली थी कुकुछीना की ओर, जहां से हमें सड़क मार्ग को छोड़कर पैदल ट्रैकिंग करनी थी पांडव खोली के लिए और वापस आकर जाना था दूनागिरी। जिस जंगल से होकर के हम गुजर रहे थे, ये जैव विविधताओं से भरा हुआ एक जंगल था जहां बहुत सारे जंगली जीव रहते हैं। यहाँ से जो पैदल मार्ग जा रहा है वो आगे बढ़ता हुआ इन घने जंगलों के बीच में से
आगे गुजरेगा और इन्हीं जंगलों से होते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। ये पूरा इलाका पांडुखोली का इलाका कहलाता है और पांडव लोग इस रास्ते पर चले थे। और यहाँ पर अंत में जा करके यहाँ हमको पहुँचना है, हवा महल के पास। ये वो स्थान है जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है पांडुखोली के लिए। और ये पांडुखोली मतलब पांडवों के रहने का स्थान। और यहीं से अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए साथियों, मेरे साथ इस पांडुखोली के ट्रैक पर और आनंद लीजिए इस ट्रैक का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये चढ़ाई और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और अभी हमको काफ़ी दूर तक जाना है। ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इसके अंतिम छोर पर हमें पहुंचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घास को इस तरह से जमा कर इकट्ठा कर लिया जाता है और इसे कहा जाता है लूटा। और ये लूटे में इस तरह से घास को जाड़ों के समय के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। जब घास की कमी होती है तो अपने जानवरों को इन्हीं लूटों में से घास निकालकर खिलाई जाती है। इन घने जंगलों के बीच में देखिए प्लास्टिक कैसे पहुंच जाता है। जो लोग यहाँ चढ़े होंगे वो अपने साथ पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए और आज ये पेड़ पर अटकी हुई है। जब भी आप ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए आते हैं तो अपने साथ आप जो कुछ भी सामान लाते हैं प्लास्टिक का या कूड़ा कचरा, उसे अपने साथ ही वापस ले जाएं, ताकि ये जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये गंदे ना हो और प्रदूषित ना हो। यहाँ पर इस जगह को प्रदूषित ना करने पाए। बाज और बुरांस के इन घने जंगलों के बीच में से इस चढ़ाई को चढ़ते हुए आगे की तरफ आप बढ़ते जाते हैं पांडुखोली ट्रैक के लिए। देखिए जंगली सुअरों ने ये इलाका पूरी तरह से खोद डाला है और पहाड़ों में कहते हैं कि जंगली सुअर इस तरह से हल चला देते हैं। और सचमुच में जब ये सुअर, ये वाइल्ड बोर जब गाँव के खेतों में पहुंचते हैं तो इसी तरह से पूरे खेत को ये खोद करके उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए पहाड़ों में खेती करना काफ़ी कठिन और चुनौती भरा होता जा रहा है। कभी जंगल की आग की चपेट में आया है ये बांज का पेड़ और देखिए पूरी तरह से खोखला हो गया है। और ऐसे ही यहाँ दूसरी तरफ भी, यहाँ जंगल में कभी आग लगी होगी जिसकी चपेट में ये पेड़ आया। लेकिन प्रकृति तो ऐसी है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए भी
उन चुनौतियों का सामना करते हुए भी जीवित रहती है। और ये पेड़ भी बिल्कुल हरा भरा। ये है प्रकृति। तो साथियों, अब हम पहुंच गए हैं पांडु खोली के पास। पांडु यानी कि पांडव, और खोली का मतलब है रहने का स्थान। तो हम आ चुके हैं पांडु खोली में, और ये स्थान समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। इट इज 2500 मीटर्स हाई एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। तो चलिए चलते हैं हम पांडु खोली के अंदर। ये है प्रवेश द्वार। और इसका रोमांच और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। घने जंगलों के बीच में आगे क्या देखने के लिए मिलेगा ये हमें भी पता नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते रहिए इस पांडु खोली में। और अब हम इस घने जंगल से बाहर निकल करके पहुंचते हैं इस पांडु खोली में, जिसे स्वर्गपुरी भी कहा जाता है। और ये इसका प्रवेश द्वार। और यहाँ पर आकर के एक बुग्याल शुरू हो जाता है। वाह, ये जो सुंदर बुग्याल आप देख रहे हैं, ये हरी भरी घास से भरा हुआ रहता है। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर में यहाँ बिल्कुल हरी घास दिखाई देती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन आजकल क्योंकि जनवरी का मौसम है और रात को टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है साथियों। और क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है तो यहाँ पर घास का हरा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस समय पाला पड़ने के बाद ये घास अपना रंग बदल देती है और कुछ सूख सी जाती है। लेकिन जब आप अप्रैल से सितंबर के महीनों में यहाँ पर होते हैं तो ये आपको बहुत ही हरा भरा एक बुग्याल नज़र आता है। इन्हीं जंगलों के बीच में एक ये पेड़ है और इसमें लाल रंग के ये बीज खिले हुए हैं, लगे हुए हैं। सो ये भी बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ऐसे नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और यहाँ इन स्थानों पर आकर के जो प्रकृति के रहस्यों को आप देखते हैं और उनसे रूबरू होने का मौका आपको मिलता है, ये बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग है। इस टावर को कहा जाता है हवा महल। और इस हवा महल में ऊपर जाकर के यहाँ के नज़ारे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा इस हवा महल में जाकर। भीम की गुदड़ी कहलाता है ये स्थान। और इसके ठीक बीचों बीच में एक हरा भरा बांज का वृक्ष है।
भीम की गुदड़ी के बाद आप पहुंचते हैं स्वर्गपुरी और पांडव खोली में। और इस स्थान पर योग का प्रशिक्षण भी आपको दिया जाता है, मगर बिना अनुमति के यहाँ योग प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। सो ये प्राचीन मंदिर है जो कि द्वाराहाट ब्लॉक में स्थित है। यहाँ सामने ये है प्राचीन पांडव मंदिर और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन के प्रतीक स्वरूप रखी हुई ये शिलाएं। मैं जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूँ ताकि ऊपर पहुँच सकूँ और आपको जो यहाँ से दिखाना है उसे मैं दिखा सकूँ। और मैं आ गया हूँ इसके बिल्कुल टॉप में और बहुत कुछ यहाँ से आपको नज़र आने वाला है। द्वाराहाट ब्लॉक और उसके चारों तरफ के नज़ारे, ये बुग्याल जो पांडव खोली नामक स्थान में है, और उसके बाद आपको नजर आते हैं मेरे बिल्कुल ठीक सामने है ग्रेट हिमालय। और ये इस ग्रेटर हिमालय के त्रिशूल की चोटी बिल्कुल आपको मेरे सामने दिखाई पड़ रही है। और इधर आपको दिखाई दे रही है नंदा देवी, और यहां आपको नजर आ रही है मैक्तोली की पीक। यहाँ के पुजारी जी ने वीडियो देने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया जब पांडव अज्ञातवास में थे तो वो इसी स्थान पर, जिसे आज पांडव खोली के नाम से जाना जाता है, आकर रुके थे और यहाँ से फिर आगे स्वर्ग की यात्रा के लिए बढ़ गए थे। यहाँ से आगे बद्रीनाथ और उससे आगे बढ़ते हुए वो स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। अभी अभी यहाँ पर जीवन जी हैं और जीवन जी एक बहुत ही विशेष चीज़ हमारे लिए लेकर के आए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। ये है वो हर्बल टी जो 28 जड़ी बूटियों से तैयार की गई है। धन्यवाद जीवन जी, आपको बहुत बहुत। जीवन जी ये जो अभी हर्बल टी लेकर के आए हैं, ये कोई ऐसी मामूली हर्बल टी नहीं है साथियों। ये जो पूरा जंगल जहाँ से हम ट्रैकिंग करते हुए आए हैं और इसके आसपास के जो जंगल के क्षेत्र हैं, वहाँ उन जंगलों में ये जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और 28 जड़ी बूटियों के मिलने से बनी है ये हर्बल टी। सो दिस इज़ समथिंग स्पेशल और आज हमें ये 28 जड़ी बूटियों की हर्बल टी पीने के लिए मिल रही है। सब जगह आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती। अगर आप पूर्वी छोर पर आ जाएंगे तो यहाँ चारों तरफ आपको ये पहाड़ और इसके नज़ारे मिलेंगे। और यहाँ की एक सबसे खतरनाक जगह जहाँ मैं
इस समय खड़ा हुआ हूँ। ये पत्थर और इसके नीचे बहुत ही गहरी खाई है। ये द्वारहाट के पास एक और जगह जो देखने लायक है वो है दूनागिरी, और ये सब है दूनागिरी के पास की दुकानें। और ये है मुख्य गेट जो दूनागिरी जाता है। आपको प्रसाद लेना है, घंटियाँ लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये सीढ़ियाँ इसके बाद जाती हैं दूनागिरी मंदिर में। तो चलिए चलते हैं दूनागिरी मंदिर। नमस्कार बाबू जी। बैठो बैठो आओ। आते हैं, जरा ऊपर होके आते हैं अभी। हाँ हाँ। इन सीढ़ियों के ऊपर पूरी छत लगा दी गई है ताकि बरसात का समय भी हो, बारिश हो तो किसी तरह का श्रद्धालुओं को बाधा ना पहुंचे और सब लोग वहां पर जा सकें। क्योंकि ये आधा किलोमीटर से ज़्यादा की चढ़ाई है तो रास्ते में विश्राम करने के लिए चेयर भी रख दी गई हैं। अगर कोई श्रद्धालुजन थकते हैं या बुजुर्ग हैं तो यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं और फिर अपने आगे के सफ़र पर बढ़ा जा सकता है। और लगातार ये मंदिर की घंटियाँ पूरी जहाँ से रास्ता शुरू होता है वहाँ से लेके मंदिर तक ये घंटियाँ आपको मिलेंगी, जो इस मार्ग की विशेषता है। ये जो वृक्ष इधर है ये हवा से हिल रहा है और देखिए खास तरह की एक आवाज़, एक साउंड आपको सुनाई देगा। ये रगड़ जो टीन पर लग रही है इस वृक्ष की, ये उसी की आवाज है। यहाँ पर ये जो छोटा द्वार आप देख रहे हैं, अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्नान का कार्य चल रहा है तो ये बंद है और स्नान के बाद फिर थोड़ी देर के लिए खुलेगा और 5 बजे फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। यही मुख्य मंदिर है। किंवदंती है कि लंका में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो संजीवनी बूटी हेतु हनुमान जी सारा ध्रुवांचल पर्वत ही उठा लाए थे। जाते वक्त उसका एक हिस्सा यहाँ गिर गया। यहाँ पर अब भी नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं। इससे स्पष्ट है, आभास होता है कि यह उसी का एक हिस्सा और उसी नाम से द्रोणागिरी वैष्णवी माता के नाम पर प्रख्यात हुआ, जब ये दैत्यों ने, और क्रमशः इसके आगे लिखा हुआ है। और ये वो जंगल है जहाँ पर कई तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। जो 28 जड़ी बूटियों की चाय हमने पी थी, ये भी उसी जंगल का एक हिस्सा है जहाँ पर
ये दूनागिरी का मंदिर बना हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को अवश्य से लाइक कर दीजिए और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं कहीं खो जाऊंगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपको ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिले। Thank you, friends.